ट्रेंड्स इन इंडिया फॉरेन ट्रेड सिंस 2001। ये बहुत सही टाइम है। लोग हमेशा 1991 को बोलते हैं कि 1991 के बाद बदलाव हुआ। मतलब बदलाव कैसे हुआ, लिबरलाइजेशन कब हुआ? 1991 के बाद। तो व्यापार मेन इसके बाद बदला, लेकिन अपने देश में इंटरनेट इस टाइम में आया था। और आज के तारीख में तुम विश्वास कर सकते हो, amazon, फ्लिपकार्ट, टाटा, विदाउट मिंत्रा, और कौन कौन से है, शॉप्सी मैंने सुना है, विद, हाँ, एजियो भी है, मिंत्रा है, जियो भी है। विदाउट इंटरनेट आज, मतलब आज के तारीख में जो धंधा होता है ऑनलाइन, वही 2001 में सोच भी नहीं सकते थे। तो जो ट्रेंड्स है उसमें दो भाग है, एक रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट और एक ट्रेंड्स इन इंपोर्ट। तो हम देखते हैं हमारा एक्सपोर्ट किस प्रकार से। अकॉर्डिंग टू इंजीनियर्ड गुड्स, इंजीनियर्ड गुड्स मतलब तुम्हारा जो इंजीनियरिंग जिस पे काम हुआ है, ऑटोमोबाइल ले लो, ठीक है। सो द शेयर ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स वाज 25%। Within this category, some of the prominent exported items are transport equipment, including automobiles. महिंद्रा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मेकर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स, इंडिया में 7 लाख करोड़ का ऑटोमोबाइल्स का धंधा, उसमें आधा 3.5 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं। 3.5 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ। तो ऑटोमोबाइल्स है तो ऑटो कंपोनेंट्स होगा ना। अब ये ऑटो कंपोनेंट्स बहुत जोरों से बढ़ने वाला है, उसका कारण कोई बता सकता है? अगले 6 महीने में इसका बहुत जोरों में ये बढ़ेगा। इसका मैं कारण बताता हूँ तुमको क्या होने वाला है। डू यू एग्री? रशिया और यूक्रेन का वॉर अभी भी चल रहा है। रशिया के जो एरोप्लेन्स हैं उसको ऑयल चेंज तो लगता ही है। अमेरिका ये सब देने को तैयार नहीं, क्योंकि रशिया मेजरली जो पैसेंजर जेट्स है वो कौन बनाता है? बोइंग। बोइंग कहाँ का है? अमेरिका। एयरबस कहाँ का है? यूरोप का। दोनों विरुद्ध है रशिया के। अब रशिया ने हमको रिक्वेस्ट किया है कि जैसे फिल्टर चेंज, ऑयल चेंज या टायर, ये सब चीजें इंडिया सप्लाई करे। सो इंडिया के ऑटो मेकर जो है, ठीक है, ये जो ऑटो कंपोनेंट्स है, ये सब रशिया को हम बना के देंगे। सो मशीनरी इक्विपमेंट जो भी चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में, रशिया को मजबूरन इंडिया से खरीदना पड़ेगा। पहले इंडिया से नहीं लेता था, बाहर से लेता था। तो अभी इंडिया तेल जबरदस्त खरीद रहा है रशिया से। तो ऐसे सोचो, 100 रुपया का ऑयल बिल होता है और अपना एक्सपोर्ट सिर्फ 5 रुपया। सो 20 गुना ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। तो इंडिया भी ढूंढ रहा था कि भाई कुछ इक्वल हो जाए। तो रशिया ने इंडिया को अप्रोच किया है 160 या 170 पार्ट्स के लिए, जो ऑटोमोबाइल और एरोप्लेन्स को लगता है। अच्छा, ऑटोमोबाइल प्लेन्स बंद हो गया, एयर ट्रेवल बंद हो गया विदाउट ऑयल, तो कैसे चलेगा? तो इसलिए रशिया को अपने से खरीदना ही होगा। तो अपना अभी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा रशिया को ये कंपोनेंट्स। 2010-11 से 14-15, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हैज ग्रोन $16 बिलियन टू 24 सब कंपनीज। तुम महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, hyundai सब यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, बनाते इंडिया में। बहुत सारे चीजें बाहर चले जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं। ये तुम्हारा ब्राजील, नेपाल, बहुत सारे गाड़ियां तुमको इंडिया के मिलेंगे, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज, बजाज, बहुत सारे पल्सर, ब्राजील में पल्सर ने केस कर दिया था, बजाज ने, उसका किसी गाड़ी कॉपी किसी ने किया था। तो वहां पे तुमको इंडिया के बहुत सारे गाड़ियां मिल जाएंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लोग सोचते हैं पेट्रोलियम तो इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट कैसे? कैसे होता है? जब हम इंपोर्ट करते हैं, जामनगर में रिलायंस का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है वर्ल्ड का। तो जब पेट्रोल बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या क्या आएगा? तुम्हारा ऑयल आएगा, एविएशन फ्यूल आएगा, डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा। तो ये हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो 4.3% एक्सपोर्ट है। सो जो इंपोर्ट होता है तो उसमें से कुछ हिस्सा एक्सपोर्ट भी होता है, क्योंकि सब देश के पास वो क्षमता नहीं है उसको रिफाइन करने का। क्रूड ऑयल तो जमीन से मिलता है, लेकिन उसको रिफाइन करने की क्षमता चाहिए। और रिलायंस इसमें वर्ल्ड के टॉप 10 में, प्लांट ही उसका सबसे बड़ा है। देखो, एक कंपनी है सऊदी अरेबिया की, अरामको, सुना है?
वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाती है, एप्पल से भी ज्यादा। क्योंकि क्रूड ऑयल जो निकलता है, गवर्नमेंट की कंपनी है, वो तुमको बेचना है। सोचो, तुम्हारे पास नदी है, पानी निकाल के बेच रहे हो, तुम्हारा खर्चा कितना है मग में जमा करने का? तुम बेच रहे हो 50 रुपए में, कलेक्शन कॉस्ट क्या है? जो आदमी का पगार मग निकालने का, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी, तो इतना कमाते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। तो इंडिया इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा, अपना इंपोर्ट क्या है, पेट्रोलियम ही है। लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स है हम एक्सपोर्ट भी काफी करते हैं, केमिकल्स और केमिकल प्रोडक्ट्स। अभी अमेरिका में दवाइयाँ बहुत सारे इंडिया से जाते हैं, लेकिन इंडिया केमिकल जो दवाइयाँ, कैप्सूल, ये सब के रॉ मटेरियल आते हैं चाइना से। सो इंडिया यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन इंपोर्ट भी अपना बहुत सारा केमिकल्स चाइना से होता है। लेकिन अभी हमारा केमिकल केमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्योंकि सिंपल सा हिसाब है। एक कनाडा, अमेरिका में कैंसर का तुम हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेते हो, इट विल कॉस्ट यू 1 करोड़ रुपीज। इंडिया में 15 से 20 लाख में हो जाता है। सो 1/5 कॉस्ट में होता है, तो दवाइयाँ भी तो उतने सस्ते रहेंगे। हम लोग कोविड में कोवैक्सीन जो कीमत में दे रहे थे, वही अमेरिका में क्या कीमत होगा? एक सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाने का खर्चा 2-4 हजार है, अमेरिका में इट विल कॉस्ट यू 2 लाख रुपीज। सोचो, वहां पे अच्छे होटल में खाओ तो 50 हजार रुपए का तुम्हारा बिल होगा होटल का, यहाँ पे अच्छे होटल में खाओ 5-8 हजार में हो जाए। सो एवरीथिंग इज कॉस्टली देयर। तो केमिकल केमिकल प्रोडक्ट्स इंडिया से काफी जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत ऐसा है कि इस पे अमेरिका का बहुत स्ट्रांग नजर रहता है, जरा सा कुछ कम ज्यादा हो गया वो लोग बैन कर देते हैं। ठीक है ना? तो अमेरिका ने बैन किया तो यूरोप बैन करता है, और यूरोप ने बैन किया तो ऑस्ट्रेलिया बैन करता है। तो इसलिए जरा सा कम ज्यादा हो जाए तो बहुत नुकसान होता है कंपनीज को। जेम्स एंड ज्वेलरीज, अभी सिंपल सा लॉजिक है। जेम्स एंड ज्वेलरी में मैंने ऑलरेडी बताया है, जो वर्ल्ड का 90% डायमंड का कटिंग, डिजाइनिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग, कलर तो नहीं बट पॉलिश, ये सब इंडिया में होता है, वर्ल्ड के 90% डायमंड्स। अभी जो ये सॉरी जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड जमीन से निकलता है, इंडिया के पास वो गिफ्ट नहीं है, लेकिन अभी आर्टिफिशियली लैब में अपन डायमंड्स बना रहे हैं। सो अपना एक्सपोर्ट का 20% हिस्सा लैब ग्रोन डायमंड्स का हो गया। सो हमको जमीन पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर में डायमंड बनता है। जमीन का नीचे जो है ना, वो बहुत हाई टेम्परेचर लगता है, तब जाकर वो डायमंड बनता है। जितना व्हाइट डायमंड उतना कॉस्टली, जितना ट्रांसपेरेंट डायमंड उतना ज्यादा कॉस्टली, जितना बड़ा डायमंड उतना ज्यादा कॉस्टली माना जाता है। सो जेम्स एंड ज्वेलरीज में, और इसमें गोल्ड में, इंडिया में कौन सा स्टेट है या कौन सी सिटी है जिसको कारीगर माने जाते हैं? गोल्ड में कारीगर का, जिसके हाथ में जादू है ना, कोलकाता। गोल्ड में बहुत सारे कोलकाता के कारीगर हैं। डायमंड्स में इंडिया में 80% डायमंड सूरत में, खाने में राजस्थान। नैसर्गिक कारीगरी इनके पास, बोलते हैं ना। तो मेन ये लोग काम करते हैं इस फील्ड में। टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स, तुमको विश्वास नहीं होगा कि अभी गिनीज बुक में नीता अंबानी की एक साड़ी का नाम आया। साड़ी की कॉस्ट थी 40 लाख रुपीज, गिनीज बुक में। जो पैठनी है ना, सोनी पैठनी साड़ी, इट कैन गो टू लैक्स ऑफ रुपीज। आई थिंक येवला में है जो फेमस है। तो इट विल कॉस्ट, एक दिन पूरा लगता है एक साड़ी बनाने, और उसके महंगे 10-10 लाख रुपए के साड़ियां भी आते हैं। ये जो बारीक और फाइन कारीगरी है, ये तुमको बनारस के साड़ियाँ, कलकत्ता के साड़ियाँ, ये सब हाथ के कारीगरी तुमको साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल, तुम्हारा बनारस, ये सब जगह मिल जाएगा। तो टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट है ही ना। तो मेरी कजिन कनाडा से कपड़ों के शॉपिंग के लिए इंडिया में आए थे, क्योंकि इंडिया कॉस्ट काफी कम पड़ता है। जितना कॉस्टिंग यहाँ पे हुआ उसका, उसके 6 से 8 गुना कनाडा में लगा होता है। करेक्ट? सो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ टेक्सटाइल। अच्छा, लीडिंग कंट्री क्यों नहीं भाई? जो कपड़ों, ओरिजिनल कपड़ा सफेद रंग का रहता है, उस पर डाई का टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया के पास था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश ने टेक ओवर कर दिया, पूरा चुरा लिया अपना। ओरिजिनल वर्ल्ड में
डाई का टेक्नोलॉजी सिर्फ इंडिया के पास था, आया समझ में? सो अनडिस्प्यूटेड टेक्सटाइल में इंडिया नंबर 1, लेकिन बहुत सारा अपना ये चला गया, किसने छीन लिया? यूरोप ने, ब्रिटिशर्स ने। ट्रेंड्स इन इंपोर्ट, अपना इंपोर्ट का जो बिल है पेट्रोल का, इट इज 9 लाख करोड़। ये अपना बहुत ज्यादा बिल हो जाता है। ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स, गोल्ड सबसे ज्यादा तो पेट्रोल का है, विच इट हैज अ शेयर ऑफ 27% इन टोटल 1992, विच करंटली स्टैंड एट अराउंड 31%, करेक्ट? और फिर गोल्ड, गवर्नमेंट ने देखा कि गोल्ड इंपोर्ट डिक्लाइंड हुआ, तो गवर्नमेंट ने टैक्स पहले 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी। तुम घूमने गए दुबई में, तो एक आदमी 50,000 रुपए का गोल्ड ड्यूटी फ्री ला सकता है, और औरत 1 लाख रुपए तक, उसके ऊपर तुमको टैक्स देना होता है। अभी शायद शाहरुख खान को पूछा गया ना, उसके लोग ने उनको बताना भूल गए, तुम घड़ी भी लाए जिसमें गोल्ड है तो तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। फिर उसको, शाहरुख खान को 8-10 लाख का टैक्स भरना पड़ा। पता नहीं होगा एक्टर को, नहीं तो वो तो शाहरुख खान की टीम बताना भूल गई कि भाई 1 लाख रुपए तक ही गोल्ड तुम ला सकते हो, उसके ऊपर तुमको 12.5% टैक्स, 7.5% था, अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया 12.5%, क्योंकि गोल्ड का इंपोर्ट बहुत हो रहा है। तो सबसे नंबर 1 इंपोर्ट क्या है अपना? पेट्रोलियम। नंबर 2 क्या है? गोल्ड। गोल्ड इंडिया में बंद निकलता नहीं है, पेट्रोलियम निकलता नहीं है, दोनों में अपने पास गिफ्ट है। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर भी अपन डिपेंडेंट है, लेकिन देखो वक्त के साथ साथ डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि इंडिया खुद सीड सस्ते में बनाने का साइंटिस्ट है अपने, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, तो अपन ये खुद इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। आजकल सीड्स को भी मॉडिफाई किया जा रहा है, मॉडिफाइड सीड्स, हालांकि इसका विरोध भी बहुत हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजर्स और ये सब में इंडिया खुद बना सकता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास वो एग्रीकल्चरिस्ट वो सब है। लेकिन जो नैसर्गिक है, पेट्रोलियम और गोल्ड नहीं हो सकता। डायमंड लैब में बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता गोल्ड लैब में बनेगा, करेक्ट? आयरन और स्टील, द शेयर ऑफ आयरन एंड स्टील डिक्लाइन फॉर 4.9 to 2.1। डिक्लाइन तो होना ही था ना, क्योंकि टाटा स्टील है इंडिया में, अपने पास है ना टेक्नोलॉजी, टाटा इसके पास पैसा है। और टाटा स्टील ने कोरस, पता है? कोरस स्टील जो है यूरोपियन कंपनी, 40,000 करोड़ में खरीदा था। जैगवार को खरीदा था 33,000 करोड़। तो डिपेंडेंसी कम हो जाता है। सो इसलिए जो 4.9% का इंपोर्ट था, इसमें सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे थे चाइना से, बहुत सस्ते में दे रहा था चाइना, जिसकी वजह से अपने देश को बहुत नुकसान हो रहा था। अब ये कंसेप्ट खत्म हो गया, तो एट लास्ट इंडिया अभी शांति और आजाद है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रेंड इन इंपोर्ट, ट्रेंड इन एक्सपोर्ट और ट्रेंड इन इंपोर्ट खत्म होता है।